आज का जो अगला टॉपिक है वो है ईथर। ईथर का सामान्य जो सूत्र होता है वो होता है ROR। अब जो सिंपल फॉर्मूला ROR है, इसमें R जो है वो एल्केन समूह हो सकता है। R CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ठीक है, या C6H5 भी हो सकता है। मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है, या फेनिल ग्रुप हो सकता है। तो अगर R सिमिलर है, दोनों ग्रुप सिमिलर होते हैं तो सममित ईथर होता है। अगर दोनों R एक R इथाइल है, एक R मिथाइल है, तो असममित ईथर होता है। अब इसमें इसके आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। एक तो एलिफेटिक ईथर हो जाते हैं, दूसरे एरोमेटिक ईथर भी हो जाते हैं। अगर एलिफेटिक ईथर देखा जाए तो CH3O CH3 डाइमेथिल ईथर हो गया ये। अब C2H5O C2H5 डाइएथिल ईथर हो गया। इसके अलावा अगर CH3O C2H5, अब देखिए, अब इसमें R जो है, R यानी कि एक R तो इथाइल है, C2H5 है, और एक R है मिथाइल यानी कि CH3 है, तो ये असममित ईथर हो जाता है। ये दोनों तो सममित हैं, दोनों की R की जो वैल्यू है वो सेम है, यानी कि दोनों ग्रुप जो है एल्काइल ग्रुप सेम है, ऊपर मिथाइल और नीचे दोनों में इथाइल। अब एक तरफ इसमें मिथाइल ग्रुप और दूसरा इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो है असममित ईथर हो जाता है। अब इसका जो हम IUPAC में देखते हैं ROR, तो इसमें RO ग्रुप ये कार्बोक्सिल होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर मैथ के साथ है तो मैथॉक्सी, एथ के साथ है तो एथॉक्सी, अगर फेनिल ग्रुप के साथ CO जुड़ा हुआ तो फिनॉक्सिल आते हैं। अब इसमें बात करते हैं, जैसे ये CH3O CH3, इसका IUPAC नेम होगा मैथॉक्सी मैथिल। मैथॉक्सी मैथिल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अगर C2H5O C2H5 है तो देखिए C2H5O ग्रुप यानी एथॉक्सी ग्रुप, और इसके साथ एथेन, तो एथॉक्सी एथेन, इसलिए एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम बनाने की विधियां। तो जो सिलेबस में है वो है डाइएथिल ईथर। डाइएथिल ईथर, डाइएथिल ईथर है, इसका सिंपल फॉर्मूला ये लिखा हुआ है C2H5O C2H5। IUPAC नेम इसका एथॉक्सी एथेन। अब बनाने की जो विधि है इसकी एक लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि जो है, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा है, एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया कंसंट्रेट H2SO4 से 140 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है तो डाइएथिल ईथर बनता है। अब एथिल अल्कोहल दो स्टेप में होती है रिएक्शन, C2H5OH plus H2SO4 gives C2H5HSO4 plus H2। पहले स्टेप में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। दूसरा C2H5HSO4 प्लस फिर से C2H5OH इसके साथ ऐड किया जाता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस, अब ये 140 डिग्री सेल्सियस, तो बनेगा C2H5 C2H5O C2H5 प्लस H2SO4, डाइएथिल ईथर बनता है। निर्जलीकरण क्यों है? क्योंकि H2SO4 जो होता है वो निर्जलीकारक का कार्य करता है, इसलिए इसमें निर्जलीकरण की अभिक्रियाएं होती है। तो ये तो होगी प्रयोगशाला विधि, इसको हम अविरत ईथरीकरण, कंटिन्यूअसली इथरिफिकेशन भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन इस रिएक्शन को बोला जाता है, क्योंकि इसमें जब जितना एथिल अल्कोहल और H2SO4 मिक्स करते चले जाते हैं, ईथर की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। दूसरी आती है विलियमसन सिंथेसिस।
संश्लेषण जिसे बोलते हैं। तो विलियमसन संश्लेषण जो है, अब विलियमसन संश्लेषण जो है वो रिएक्शन है सोडियम एथोक्साइड की रिएक्शन किसी भी एल्किल हैलाइड से कराने पर। सोडियम एथोक्साइड की रिएक्शन जो होती है वो किसी एल्किल हैलाइड से कराने पर, या एथाइल क्लोराइड हो, एथाइल ब्रोमाइड हो, एथाइल आयोडाइड हो, कराने पर ईथर का फॉर्मेशन होता है। सोडियम एथोक्साइड ईथर बनेगा, सोडियम एथोक्साइड होगा C2H5ONA प्लस, इसकी रिएक्शन अगर हम C2H5Cl से कराते हैं इथाइल क्लोराइड से, तो बनता है C2H5O प्लस NaCl। ये विलियमसन सिंथेसिस है। अब इसके आधार पर इथाइल क्लोराइड की जगह पर अगर मिथाइल क्लोराइड होगा तो मेथिल एथिल ईथर बन जाएगा, है ना। अगर दोनों तरफ यहाँ पर भी अगर एथिल क्लोराइड है, एथिल ईथर बन रहा है, तो विलियमसन सिंथेसिस इसका बनाने का दूसरा मेथड है डाई एथिल ईथर का। सोडियम एथोक्साइड और ये ईथर, डाई एथिल ईथर बनता है। अब बात करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज की। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात देखी जाए इसकी, ईथर जो होता है लिक्विड होता है, ठीक है, और डिसॉल्व नहीं होता वाटर में इजीली। वाटर में इजीली डिसॉल्व नहीं होता क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। हाइड्रोजन बॉन्ड का जो फॉर्मेशन करेंगे, जो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाते। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए ये सॉल्युबल नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल हो जाता है, यानी कार्बनिक इलायकों में ये विलय होता है। रासायनिक गुण की बात करते हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन से क्रिया, अब ये दो टाइप्स होती है, एक होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और दूसरी है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट की प्रेजेंस में होती है तो होता क्या है, फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है, वो मूलतः अभिक्रियाएं होती हैं। अगर लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में अगर क्लोरीन की क्रिया होती है तो पर क्लोरो ईथर बनता है, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर बनता है। फर्स्ट देखिए प्रकाश की उपस्थिति में C2H5O C2H5 प्लस Cl gives C2Cl5O C2Cl5, ठीक है, प्लस HCl। HCl निकल जाता है, कितना उड़ाता है Cl में, ये पर क्लोरो डाइएथिल ईथर है, क्लोरो डाइएथिल ईथर। अब देखिए अगर एब्सेंस में होती है तो फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं होती, तो हैलोजन वाहक की उपस्थिति होती है। अगर एब्सेंस ऑफ लाइट है यानी कि प्रकाश की उपस्थिति, तो मूलक बनते हैं, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन रिप्लेस होते चले जाते हैं और Cl जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो हैलोजन वाहक की उपस्थिति होगी। हैलोजन वाहक होते हैं आयरन होगा या FeCl3 होगा, तो हैलोजन वाहक होता है। तो देखिए सेकंड C2H5O ऐसे लिखो इसको, CH3 CH2O CH3। फर्स्ट Cl2 से होगी
तो बनेगा 1 क्लोरो डाइएथिल ईथर। ठीक है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा CH3 CH और Cl अब आएगा O CH2 Cl प्लस 1 क्लोरो डाइएथिल ईथर। ठीक है, अब फिर से अगर इसमें होती है रिएक्शन CH3 CH Cl CH2 और CH प्लस Cl Fe की वजह से होती है, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। तो CH3 CH ये Cl नहीं है O CH और ये Cl प्लस CO प्लस HCl, ये बनेगा 1,1 डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर। 1,1 डाइक्लोरो 1,1 डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर। तो देखिए प्रकाश की अनुपस्थिति यानी कि इन द डार्क में जब रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति होती है, यानी कि Fe की उपस्थिति होती है या FeCl3 की उपस्थिति होती है। इन दोनों की उपस्थिति में पहली बार में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, उसकी जगह पर एक Cl जुड़ जाएगा, तो 1 क्लोरो डाइएथिल ईथर बन जाएगा। और उसके बाद फिर से रिएक्शन होगी तो एक और हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसके साथ एक और Cl ऐड हो जाएगा, तो 1,1 डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इसमें केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिडक्शन HI से क्रिया, यानी कि HI से जब इसका अपचयन होता है हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो अपचयन HI से होता है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो C2H5 O प्लस HI बनेगा C2H5OH प्लस C2H5 इथाइल आयोडाइड बन जाता है और इथाइल अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें नेक्स्ट इसमें PCl5 से रिएक्शन है, PCl5 से PCl5 से जब रिएक्शन होती है तो इथाइल क्लोराइड बनता है और POCl3 निकलता है, C2H5O प्लस PCl5 बनेगा C2H5Cl प्लस POCl 2C2H5Cl। ठीक है, इथाइल क्लोराइड बनता है, फास्फोरस क्लोराइड PCl5 से रिएक्शन होगी। एसिटिक क्लोराइड से CH3 COCl से रिएक्शन होगी तो एसिटिक एसिड बनता है और इथाइल क्लोराइड बनता है। अब CH3 COCl यानी डाइएथिल ईथर C2H5O प्लस CH3 COCl gives CH3 COOH प्लस C2H5Cl इथाइल क्लोराइड बन जाएगा और एसिटिक एसिड बनेगा। इसके अलावा सॉरी होगी तो एथिल एसिटेट और इथाइल क्लोराइड बनता है, ये रिएक्शन है इसकी। और इसके अलावा इसमें यूजेस है, इसके यूजेस मेन इसका यूज जो है वो डाइएथिल ईथर का यूज जो है मेन है बेहोशी उत्पन्न करने के लिए, एनेस्थेटिक इसकी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो सर्जरी वगैरह की जाती है तो उसमें बेहोशी लाने के लिए ईथर का उपयोग किया जाता है, एनेस्थेटिक में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। थैंक यू।